आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं सोसाइटल चैलेंजेस इन इंडिया, भारत में सामाजिक चुनौतियां। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में कौन-कौन सी सामाजिक चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं जिनका सामना करने की ज़रूरत है और इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों को शिक्षा के द्वारा किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इन चैलेंजेस की बात करते हैं। कौन-कौन से चैलेंजेस हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव, गरीबी, पॉवर्टी, विविधता, डाइवर्सिटी, सामाजिक और आर्थिक असमानता, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, साक्षरता दर, लिटरेसी लेवल, सामाजिक और आर्थिक न्याय का अभाव, लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, पलायन करने वाली आबादी, माइग्रेटिंग पीपल, समावेशी वृद्धि का अभाव, लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये कुछ चुनौतियां हमारे सोसाइटी के सामने, इंडियन सोसाइटी के सामने एक प्रमुख चुनौतियां हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, लैंगिक भेदभाव की बात करें, तो लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर गर्ल्स एंड बॉयज, लड़की और लड़का में जो भेद किया जाता है उसे ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लैंगिक भेदभाव कहते हैं। और ये लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम लड़की और लड़के के आधार पर गर्ल्स एंड बॉयज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, तो हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि लड़कों को जितनी फैसिलिटीज दी जाती है उतनी लड़कियों को नहीं दी जाती। लड़कों को हमेशा ऊपर रखा जाता है और लड़कियों का जो लेवल है उनसे कहीं ना कहीं कम रखा जाता है। प्रॉपर्टी की भी बात करें, अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो उसका जो उत्तराधिकारी है वो भी कौन होता है? वो भी लड़का ही होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फैमिली में, फैमिली का जो मुखिया, जो गार्जियन किसको माना जाता है? वो बॉयज़ को ही माना जाता है। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक चैलेंजेस क्या है कि जेंडर बेस्ड जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे निपटने की ज़रूरत है। और आजकल तो हम देख रहे हैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे एजुकेशन फैलती जा रही है, सबको एजुकेशन मिल रही है, तो कहीं न कहीं इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, धीरे-धीरे ये डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है। पूरी तरीके से खत्म हुआ है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम हुआ है। डिफरेंट एरियाज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी की जो लैंगिक असमानता है, भेदभाव है, इसके अलग-अलग एरिया कौन-कौन से हैं उसको भी देखते हैं। अगर हम फैमिली की बात करें, तो फैमिली में हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग, तो आज भी देखते हैं डिसीजन मेकिंग जो मुख्य होता है, जो मेल जो गार्जियन होते हैं, वो वही डिसीजन लेते हैं। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फादर की जो प्रॉपर्टी है उसका उत्तराधिकारी जो होता है, वो कौन होता है? लड़के होते हैं, ठीक है? कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो गर्ल्स को या फीमेल को समझा जाता है कि वो घर का ही सारा जो काम है वो सिर्फ गर्ल्स का ही होगा और बाहर का जो सारा काम है वो किसका होगा? वो बॉयज़ का होगा। विवाह निर्णय, अगर लड़के और लड़कियों की शादी की बात की जाती है तो लड़के का तो है अपने पसंद की शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को देखें तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि उनको अपनी फैमिली का ही डिसीजन मानना पड़ता है। और अगर हिंसा की बात करें, घरेलू हिंसा की बात करें, तो उसकी भी ज़्यादातर शिकार जो कौन होती हैं? महिलाएँ होती हैं। सामाजिक क्षेत्र की बात करें, सोशल एरिया की बात करें, तो चाहे हम विवाह की बात करते हैं, विवाह भी आप देखेंगे तो अक्सर जैसे हम देखते हैं कि शादी के बाद जो लड़कियां हैं लड़कों के घर जाती हैं। एजुकेशन की बात करें तो अगर परसेंटेज निकालें तो जो लिटरेसी जो रेट है वो लड़कों का ज़्यादा है, लड़कियों का कम है। शोषण जो है, सामाजिक शोषण की बात करें तो महिलाओं का हम देखते हैं ज़्यादा इनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है। और सीमित दृष्टिकोण कि समाज में लोगों का दृष्टिकोण इस तरह का है कि औरतों पर, महिलाओं पर तो तमाम प्रकार की जो बंदिशें हैं कि घूंघट ओढ़ना है, इस तरह का ड्रेस पहनना है, लेकिन ये जो बंदिशें हैं ये मेल के लिए नहीं होती। आर्थिक क्षेत्र की बात करें, इन द इकोनॉमिक एरिया, आय की बात करें, तो अगर आय भी देखते हैं, अगर हम कुछ फील्ड को छोड़ दें तो अगर हम लेबर साइड में देखें तो उसमें भी जो है कि ज़्यादातर जो मेल को ज़्यादा सैलरी मिलती है, फीमेल को जो है कम सैलरी मिलती है। निर्भरता की बात करें तो आज भी हम देखते हैं कि फैमिली में जो फैमिली किस पर निर्भर होती है? मेल पर्सन पे। और ये माना जाता है कि जो फैमिली जो चलाने की जो जिम्मेदारी है वो मेल की है, ठीक है? और औरतों का काम सिर्फ घर संभालना है। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो देखते हैं कि मेल और फीमेल की अगर नंबर्स की तुलना करें तो फीमेल्स का बहुत कम है, जबकि मेल कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा है।
शिक्षा के क्षेत्र में बात करें इन एजुकेशन एरिया, तो एजुकेशन में भी आप देखो, स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो, तो कुछ कोर्सेज़ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी अगर नॉर्मल एक एवरेज निकालें, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो लड़कियों का जो नंबर है लड़कों की तुलना में काफ़ी कम है। मनोरंजन के क्षेत्र में अगर आप फ़िल्म देखते हो, नाटक देखते हो, तो फ़िल्मों में भी आप देखते हैं कि जो मेल जो है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। फीमेल को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, और मेल का जो करियर है उनका काफ़ी लंबा होता है, और फीमेल्स का जब तक शादी नहीं होती तब तक ही चलता है। उसके बाद उनका करियर पे कहीं न कहीं ब्रेक लग जाता है। और खेल के क्षेत्र में भी देखें तो मेल जो टीम है उनको जितनी फैसिलिटी, जितनी सुविधाएँ मिलती हैं, जो फीमेल की जो टीम्स होती हैं उनको जितनी मिलनी चाहिए, कंपैरिज़न की बात करें तो कम मिलती है। तो ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की हमने बात की, अगर गरीबी की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सोसाइटी के सामने कि हमारी जो पॉपुलेशन है, 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहीं न कहीं गरीबी में अपना जीवन जी रही है, जिसको 2 वक़्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। गरीबी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं, जो आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें भी इंसान पूरा नहीं कर पाता। अगर हम गरीबी के कारणों की बात करें तो सामाजिक कारण क्या है कि जैसे सामाजिक जो भेदभाव है, जात-पात जो है, ये सारे जो कारण हैं कहीं न कहीं जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको ऊपर नहीं आने देते, वो बेचारे नीचे ही रह जाते हैं। इसके अलावा समाज के लोगों का दृष्टिकोण है, समाज में स्कूल की सुविधाएँ क्या हैं, शिक्षा की सुविधाएँ क्या हैं, अच्छी होती हैं तो सबको एजुकेशन मिलती है, अगर नहीं होती तो कहीं न कहीं लोग एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो गरीबी का जो एक कारण है, सामाजिक कारण है, दूसरा है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज़। देखिए अगर राजनीति है, राजनीति अच्छी रहती है, अच्छे लोग जाते हैं तो लोगों के लिए, अपने समाज के लिए करते हैं, लेकिन अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं पहुँचते और राजनीति में अस्थिरता होती है, स्थिरता का मतलब है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदल रही है, एक सरकार आई और फिर 5 साल बाद बदल गई। उसकी जो योजनाएँ थी, नीतियाँ थी, वो 5 साल के लिए थी, उसके बाद अगली सरकार आएगी, उसकी जगह दूसरा चलाएगी। तो राजनीतिक अस्थिरता भी क्या है, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पाकिस्तान में अगर हम देखें, तो वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है। 5 साल भी कोई कैंडिडेट पीएम के पोस्ट पे नहीं रह पाता। तो अस्थिरता है, ठीक है? आप उन सभी देशों में देखिए जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है, वहाँ पे लोगों की जो जीवन है बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रहा है। तो राजनीतिक कारण भी है कि राजनीतिक जो अस्थिरता है, जो यहाँ पे करप्शन है, वो भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। आर्थिक कारण अगर हम इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं बेरोज़गारी, कि जहाँ पर लोगों की कम आय होना या बिल्कुल ही आय नहीं होना, बेरोज़गार होना, तो ये जो कुछ कारण हैं गरीबी के। और व्यक्तिगत कारण की भी अगर हम बात करें, जैसे क्या-क्या कारण हैं इंसान को जो एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए, उसने उतनी एजुकेशन नहीं ली, इलिटरेसी, निरक्षरता, इसके अलावा बुरी आदतें, शराब और ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है? इसकी वजह से इंसान को जो करना चाहिए अपने टारगेट से भटक जाता है। तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा खराब स्वास्थ्य, जो आपकी जो बैड हेल्थ होती है उसकी वजह से इंसान कुछ कर नहीं पाता, बिस्तर पे ही रह जाता है। तो इस वजह से ये गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। भौगोलिक कारण की बात करें तो आप देखिए इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। एक जगह राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे पूरा डेज़र्ट एरिया है, रेगिस्तान है, एक जगह बारिश खूब होती है। एक जगह देखते हैं हम यूपी की बात करें, असम की बात करें, बिहार की बात करें तो यहाँ पे अक्सर बाढ़ से ही जो खेती है वो तबाह हो जाती है, ठीक है? तो एक जगह बाढ़ पड़ रही है, एक जगह सूखा है, एक जगह ज़रूरत से ज़्यादा बर्फ़ पड़ जा रही है। तो इस तरह के जो भौगोलिक कारण भी होते हैं, वो भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। पहाड़ी एरिया में जाओगे वहाँ पे हर जगह रोज़गार के इतने साधन नहीं है। लोग इसलिए पहाड़ों से कहाँ आते हैं, शहरों के क्षेत्र की तरफ आते हैं। डेज़र्ट एरिया में जाओगे, वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें कमी देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा जो रीज़न है गरीबी का, कि जितनी आवश्यकता है, जितना रिसोर्सेज़ है, उससे ज़्यादा लोग हो गए हैं। तो अब लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो चीज़ें कम पड़ेंगी। जॉब्स वो कम होंगी, जितनी स्कूल्स हैं, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्या होगा? तो फिर ये भी एक गरीबी का बहुत बड़ा कारण है, जनसंख्या वृद्धि।
फिर विविधता की बात करें, हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी ही भारत की पहचान है, यहाँ की विविधता ही यहाँ की पहचान है। लेकिन बहुत बार इसी विविधता के कारण जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर जो विविधता है, इसी विविधता की वजह से जो लोग हैं अपने आप को एक क्षेत्र में रहने वाले लोग दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अपने आप को बेहतर समझते हैं। तो कहीं न कहीं इसी से जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है शुरू हो जाता है। विविधता के जो फैक्टर्स हैं कौन-कौन से हैं? भौगोलिक विविधता, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिकली एक तरफ समुद्र है, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ सूखा पड़ता है, दूसरी तरफ हमेशा बारिश होती है, एक तरफ बर्फ पड़ती है, पहाड़ी इलाका भी है, मैदानी इलाका भी है। तो इस तरह से देखते हैं हमारे यहाँ पे भौगोलिक विविधता बहुत बड़े पैमाने पर है। धार्मिक विविधता, अलग-अलग रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। भाषाई विविधता, भारत में 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में स्कूल में मातृभाषा के रूप में प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई जाती हैं। 90 से ज़्यादा लैंग्वेज में समाचार पत्र छपते हैं। 1000 से ज़्यादा यहाँ पे जो बोलियां हैं लोकल लेवल पे बोली जाती हैं। पोशाक की विविधता तो अलग अलग, आप स्टेट में जाओगे अलग अलग ड्रेसेस हैं सबके, ठीक है। खान पान की बात करोगे तो आप अलग अलग क्षेत्र में जाओगे, सबका अपना फूड अलग है। एक जगह लिट्टी चोखा है, एक जगह सरसों का साग है, एक जगह ढोकला है, एक जगह मसाला डोसा है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग खाना है। सांस्कृतिक विविधता, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये विविधता ही हमारी पहचान है, लेकिन कई बार इसी विविधता की वजह से लोग अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं और यही एक कंट्रोवर्सी का, विवाद का, झगड़े का कारण बनता है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। राजनीतिक विविधता, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है। फिर हम सामाजिक और आर्थिक असमानता की बात करें, सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं एक समाज की उस स्थिति को दर्शाती हैं जहां उस समाज के विभिन्न सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अंतर देखने को मिलता है। तो सामाजिक और आर्थिक असमानता हम देखते हैं, सामाजिक असमानता में जो लोग हैं अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई हायर क्लास है। इकोनॉमिक इनक्वालिटीज की अगर हम बात करें तो भारत में जितनी भी, अगर आप 100% यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, तो 20% लोगों के हाथ में 80% प्रॉपर्टी है और बाकी 80% के पास कितनी बचती है? 20%। तो यहाँ पे आर्थिक असमानता देखने को मिलती है कि गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है। अमीरों के पास पैसा खर्च कैसे करे, कहाँ करे, वो सोच नहीं पा रहे और गरीबों के पास 2 टाइम की रोटी भी उनको नसीब में नहीं हो रही। और सामाजिक एवं आर्थिक असमानता के कौन-कौन से प्रकार हैं, इसको भी देख लेते हैं। सामाजिक वर्ग और असमानता, इनइक्वालिटीज एंड सोशल क्लास। तो क्लास की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, हायर क्लास है, तो ये इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। लैंगिक असमानता, तो जो मेल और फीमेल में, बालक और बालिका, स्त्री एंड पुरुष में जो जेंडर बेस्ड जो इस तरह की जो इनइक्वालिटी है। नस्लीय असमानता, काला गोरा, रंग के आधार पर भी इस तरह के जो भेद हमें देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य में असमानता, किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा जिसकी हेल्थ जो है वो हमेशा खराब रहती है। तो इस तरह की असमानता भी हमें देखने को मिलती है। शैक्षिक असमानता, अलग अलग स्टेट में जाइए, अलग अलग लोगों को देखिए। कोई स्टेट जहाँ पे उसका जो लिटरेसी रेट है बहुत हाई है, कोई कहीं देखते हैं कम है। जहाँ पे हाई है वहाँ पे स्टेट की अच्छी स्थिति है, जहाँ पे कम है वहाँ की स्टेट जो है वो गरीबी में, वहाँ के ज़्यादातर लोग जो गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं। फिर अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो भारत की जो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है 74% है। और लेकिन अगर हम पूरी दुनिया का लिटरेसी रेट देखें तो 86% है। तो अगर कंपेयर करें भारत को तो पूरे वर्ल्ड की जो लिटरेसी रेट है वहाँ से हम तकरीबन 12% जो है हम पीछे हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट इलिटरेट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, की दुनिया की सबसे अधिक अनपढ़ जो जनसंख्या है भारत में निवास करती हैं। अमेरिका की 33 करोड़ के आसपास जितनी पॉपुलेशन है, उतने लोग जो हैं भारत में कितने हैं? इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं। 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे क्या हैं? इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। और अगर हम सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो एक और बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सामाजिक और
आर्थिक न्याय का अभाव। तो हम देखते हैं कि जो कानून की बात करते हैं, हम पुलिस की बात करते हैं, तो बेशक से संविधान ने सभी को अधिकार दिए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जिनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास कानून है, उनके पास पुलिस है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास न्याय भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से जो लैक की हम बात करते हैं, लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय का अभाव। तो सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति, रंग, पंथ, लिंग, भाषा, जन्म स्थान और धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि अगर विलेज साइड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ज़्यादा इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिलता है। शहरों में भी मिलता है, लेकिन विलेज साइड में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। और आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय का मतलब है कि सभी को समान आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाए और सभी प्रकार के शोषण से सब समाप्त किया जाए। लेकिन अगर हम आजीविका का देखते हैं तो गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा है। वो 2 टाइम की रोटी भी उसको नहीं मिल पा रही, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उस तक पहुँच नहीं पा रही। और उनके साथ जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उनके साथ ज़्यादा शोषण देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सामाजिक और जो आर्थिक न्याय है वो कहीं न कहीं उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी के साथ समाज में लोगों के साथ किसी तरह का न्याय ना हो, आर्थिक रूप से भी किसी तरह का न्याय ना हो, लोगों को जॉब मिले, उनको 2 टाइम का खाना मिले, उनका पेट भरे, उनको अच्छी एजुकेशन मिले। ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इसकी कमी हमें देखने को मिलती है। फिर अगर हम माइग्रेटिंग पीपल की बात करें तो देखिए माइग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर हम देखते हैं भारत में कि विलेज साइड से लोग कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, शहर साइड में। और भारत में जो शहरों के लोग हैं वो भारत से दूसरे कंट्री में जाते हैं। तो लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है? माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, तो इससे क्या होता है, एक जगह की तो पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है, जहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं, और जहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ की ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है। आप विलेज साइड देखिए तो विलेज साइड धीरे-धीरे खाली हो रहे हैं और सारी आबादी शहरों में आ रही है, और शहरों में आने के बाद जितनी शहरों की क्षमता है उससे ज़्यादा लोग हो जा रहे हैं, तो बिजली की कमी, पानी की कमी, रहने की कमी, इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। किसकी वजह से? माइग्रेशन की वजह से। तो माइग्रेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह जब लोग चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे जॉब के लिए, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए जब जाते हैं, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये क्वेश्चन है कि लोग क्यों माइग्रेट करते हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनके जो आर्थिक कारण है जॉब के लिए, ठीक है? और सामाजिक कारणों में से एक है कि शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए। पॉलिटिकल रीजन है कि पॉलिटिकल पर्सिक्यूशन जो हम बात करते हैं कि जो राजनीतिक उत्पीड़न की वजह से। अगर आप गल्फ कंट्री में जाके देखिए, तो क्या है यहाँ पे कि अगर राजनीतिक रूप से अगर लोगों का शोषण हो रहा है, वहाँ की सरकार लोगों का ध्यान नहीं दे पा रही। जैसे हम देखते हैं अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे जैसे ही तालिबान का शासन हुआ, लोग यहाँ से छोड़ के जाने लगे। क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक जो है, राजनीतिक रूप से लोगों का काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से राजनीतिक कारण की वजह से भी लोग जब देखते हैं कि वो जिस कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ पे राजनीतिक रूप से उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही, तो कहीं न कहीं वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। बंगाल से लोग, म्यांमार से लोग भारत में क्यों आ रहे हैं? एक राजनीतिक कारण भी है। प्राकृतिक कारण की वजह से, जैसे हम नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो उसकी वजह से भी लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह लोग चले आते हैं। फिर अगर हम बात करें समावेशी वृद्धि का अभाव, लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इंक्लूसिव ग्रोथ तब होगा जब समाज के सभी लोग एक साथ विकास करें, विकास के पथ पर एक साथ बढ़ें, सभी के पास जॉब हो, सभी की इनकम अच्छी हो। लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ का जो है अभाव है, क्योंकि हर किसी के पास जॉब नहीं है, हर के पास एजुकेशन नहीं है, समाज का हर तबका आगे नहीं बढ़ रहा। अमीर अमीर हो रहा है तो गरीब गरीब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की जो है कमी हमें देखने को मिलती है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज नेसेसरी एंड क्रूशियल कंडीशन पॉवर्टी रिडक्शन की, ये पॉवर्टी को, गरीबी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी का विकास होना, लेकिन इसकी कमी हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है।
समावेशी समृद्धि या वृद्धि के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? मेन जो है गरीबी को कम करना, पॉवर्टी रिडक्शन, रोज़गार उत्पन्न करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, और जो रिडक्शन इन रीजनल डिसपैरिटी है, क्षेत्रीय समानता को कम करना। ये सारे के सारे समावेशी जो वृद्धि है उसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो कम नहीं हो रही, बल्कि वो बढ़ी जा रही हैं। तो कहीं न कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो कहीं न कहीं लैक हो रहा है, उसका अभाव देखने को मिलता है। पर्यावरण सुरक्षा की बात करें तो पर्यावरण का बड़े पैमाने पर इसका नाश हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, और कहीं न कहीं ये पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ़ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम बात करते हैं कि इन सामाजिक चुनौतियों को किस तरह से शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहली चुनौती की बात करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो एक अच्छी एजुकेशन, जैसे-जैसे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे एजुकेशन का विस्तार हो रहा है, एजुकेशन तब सब तक पहुँच रही है, तो कहीं न कहीं ये जो मेल-फीमेल, लड़का-लड़की, गर्ल्स-बॉयज़ में जो डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं न कहीं धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण एक अच्छी एजुकेशन है। गरीबी, एक जो गरीब से गरीब इंसान भी एजुकेशन पाकर अपना स्तर को ऊपर ला सकता है। हमारे सामने बहुत बड़े उदाहरण हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति जो गरीबी से एक अच्छी एजुकेशन लेकर एक निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुँचे हैं। विविधता और डाइवर्सिटी, ठीक है? विविधता, डाइवर्सिटी, या अगर हम बात करें डाइवर्सिटी एंड एजुकेशन, तो डाइवर्सिटी, हम कई बार हमारी डाइवर्सिटी हमारी पहचान है, लेकिन इसी की वजह से लोगों में आपस में टकराव हो जाता है, लेकिन एक अच्छी एजुकेशन की वजह से हम बात कर सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस हम राह पर चल सकते हैं। एक अच्छी एजुकेशन हमें सबकी रिस्पेक्ट करना सिखाता है, सभी का सम्मान करना सिखाता है। तो एक अच्छी एजुकेशन की वजह से जो विविधता के आधार पर जो इस तरह के जो हमारे समाज में झगड़े, फसाद इस तरह के देखने को मिलते हैं, तो कहीं न कहीं उसको कम किया जा सकता है। अगर हम सामाजिक असमानता की बात करें तो एक अच्छी एजुकेशन के द्वारा जो सामाजिक असमानता है, इसको कहीं न कहीं कम किया जा सकता है, और एक हम बात कर सकते हैं कि जो इक्वालिटी है, जो इंक्लूज़न है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए भी एक अच्छी एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक असमानता, अच्छी एजुकेशन आपको आत्मनिर्भर बनाती है, आपको इस काबिल बनाती है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। साक्षरता दर, लिटरेसी लेवल एंड एजुकेशन, तो देखिए धीरे जिस कंट्री की बात देखेंगे आप जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अधिक है, जहाँ पे, तो वहाँ की जो हम कहते हैं कि जो ग्रोथ है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उस देश की बहुत अच्छी है। तो लिटरेसी जो लेवल है, साक्षरता जो दर है, उसका भी अधिक होना बहुत ज़रूरी है। तो लोग जितने ज़्यादा एजुकेट होंगे उतना ही कंट्री आगे बढ़ेगी, लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे, लोग भी आगे बढ़ेंगे। सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन, सामाजिक न्याय के लिए भी आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है, और जागरूक होने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो एजुकेशन आपकी अच्छी है, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। आर्थिक न्याय शिक्षा, ठीक है, आर्थिक न्याय तभी मिलेगा, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें, आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी, आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, आप अच्छी जॉब करेंगे, आपकी इनकम होगी, तो कहीं न कहीं जो आपके साथ जो हम कह रहे हैं आर्थिक न्याय का जो अभाव है, एक अच्छी एजुकेशन आपको आर्थिक रूप से भी आपको जस्टिस न्याय मिल सकता है। और माइग्रेटिंग पीपल की अगर बात करें, ठीक है, तो जो माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है, अगर लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे अगर अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, तो कहीं न कहीं जैसे हमने बात की कि माइग्रेशन का एक जो बहुत बड़ा फैक्टर एजुकेशन है, कि लोग एजुकेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट करते हैं, लेकिन अच्छी एजुकेशन की वजह से लोग फिर एजुकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएँगे, तो कहीं न कहीं इसकी वजह से भी जो माइग्रेशन है वो कम किया जा सकता है। समावेशी वृद्धि और शिक्षा, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एजुकेशन, सभी को एजुकेशन मिलेगी, सभी तक एजुकेशन पहुंचेगी, हर कोई आत्मनिर्भर होगा, हर कोई अपने पैरों पे खड़ा होगा, और अपना जो है गुजर बसर कर सकेगा, और हर व्यक्ति का विकास होगा तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हमारे सोसाइटल चैलेंजेस, सामाजिक चुनौतियाँ कौन-कौन सी थी, और शिक्षा के माध्यम से इनको कैसे दूर किया जा सकता है, हमने इस पे बात की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।